हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग। मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि बिजनेस लॉ में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। कई यूनिवर्सिटी में बच्चों के लिए ये लिखा होता है मर्केंटाइल लॉ, कई जगह लिखा होता है इस सब्जेक्ट का नाम बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो बच्चा चाहे बिजनेस लॉ लिखा हो, चाहे बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लिखा हो, चाहे मर्केंटाइल लॉ लिखा हो, चाहे कमर्शियल लॉ लिखा हो, एक ही चीज होता है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हम पढ़ा रहे हैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसी की सीरीज अभी मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। मेन चैप्टर आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जिसके अंदर हम हर एक पॉइंट को बताते चल रहे हैं। आज हम इसके अंदर स्टार्ट करेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है और एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट मतलब व्यर्थ ठहराव किसे कहते हैं, और ऐसे कौन से ठहराव हैं, एग्रीमेंट हैं जो कि कानून ने, लॉ ने व्यर्थ कर रखा है, बोला है कि ये बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो बच्चों सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइड एग्रीमेंट कहते किसको हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, जिसका कानून की नजरों में कोई भी कानूनी महत्व नहीं है। कोर्ट जिसको बहुत मतलब जिसका ध्यान ही नहीं देती, कोर्ट कहती है ये बेकार है, इसका कोई महत्व नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक पागल के साथ एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, तो क्या कोर्ट में जाकर के कल को कुछ होगा तो हम केस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसे एग्रीमेंट बेकार होते हैं, ठीक है, व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं, शुरू से व्यर्थ है, वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही बेकार है बच्चों। दूसरा एग्जांपल, हमने माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया। मैंने अभी लास्ट क्लास में कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, जो बच्चे नहीं देखे वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में माइनर एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। अगर वो कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो व्यर्थ माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट है जिनको लॉ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये भाई वॉइड है, इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। कोई भी इसमें किसी भी पार्टी का कोई ऑब्लिगेशन अराइज नहीं होगा, कोई राइट अराइज नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेकार होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। चलिए आइए देखते हैं। अब लॉ ने कहा है कि भाई सेक्शन 2G के अकॉर्डिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सेक्शन दिया हो जिसका नाम है सेक्शन 2G। ठीक है, यह कहता है कि वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब जो कानून के द्वारा बेटा एनफोर्सेबल नहीं होते हैं। ये गलती से पता नहीं कैसे क्रॉस हो गया, आप ध्यान दीजिए। वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय द लॉ, मतलब वॉइड एग्रीमेंट एक ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनका कानून की नजर में कोई भी महत्व नहीं होता, ये कानून के द्वारा लागू नहीं हो सकते। इनको आप लेके जाओगे ना, सर हमने इनके साथ एग्रीमेंट किया, और वो एग्रीमेंट अगर वॉइड है तो कोर्ट उस पर ध्यान नहीं देगी, आपको हटा देगी वहां से। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने बी से कहा कि अगर आप, जैसे कि मान लो क्रिकेट हो रहा है, मान लेते हैं मैच हो रहा है, मान लेते हैं दो देशों के बीच में मैच हो रहा है, और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। अब ए बी से कहते हैं अगर इंडिया जीत जाती मेरे भाई, तो मैं तुझे 5 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, इन्होंने कहा अगर इंडिया जीत जाएगी तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा, और बी कहते हैं अगर पाकिस्तान जीत गया तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपया दूंगा। अब ये मैच है, सट्टे का खेल है, कौन जीतेगा फ्यूचर डिपेंड करेगा। ये जुआ एक प्रकार से, किसी को पता नहीं भविष्य में क्या होगा, जुआ एक प्रकार से, जुआ है ही है। तो बेटा अब मान लो यहां पर बी जीत जाते हैं, ठीक है, बी जीत जाते हैं, तो कुल मिलाकर के ए बी के ऊपर केस करने चाहेंगे। अगर कोर्ट तो कहेगा ये तो बेकार एग्रीमेंट है, इनका कोई मतलब नहीं, तो जुआ का एग्रीमेंट हो गया, मतलब बेगर का एग्रीमेंट हो गया, सट्टेबाजी का। आप माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करते हैं, आप जो है किसी पागल के साथ एग्रीमेंट करते हैं, आप कोई इम्पॉसिबल काम करने का करते हैं जो कि कभी हो ही नहीं सकता, तो ये ऐसे एग्रीमेंट व्यर्थ हैं, इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, कोई कानूनी प्रभाव नहीं हो सकता। आइए ध्यान देते हैं अब कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ ने कहा है कि पूर्ण रूप से व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए, बच्चों के एग्जाम में आ जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कर नहीं पाते, इसलिए मैंने इसको सोचा इस टॉपिक को कवर अप कर ले। आता है कि भाई कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट हैं जिनको लॉ ने डिक्लेयर कर रखा है कि वो पूरी तरीके से व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा। आइए जरा हम हर एक पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला आता है एग्रीमेंट मेड विद माइनर। अगर आप किसी भी माइनर के साथ एग्रीमेंट करते हो तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा,
अगर आपने हमारे टॉपिक को नहीं देखा, हमारे उस चैप्टर को नहीं देखा, तो आप प्लेलिस्ट में जाके कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पूरा पढ़ लें, समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एक केस भी बताया था, किसका केस? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का। मैंने इसी केस लॉ में बताया था, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस लॉ बताया था आपको। किस केस लॉ में जजमेंट आया था कि किसी भी माइनर के साथ अगर आप एग्रीमेंट करोगे तो वो वाइड हो जाएगा। सर ये केस लॉ हमें कहां पढ़ने को मिलेगा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नाम का जो मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर बना रखा है उसमें आप जाकर के देख लें, और माइनर वाले हेडिंग में जाएंगे तो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष आपको केस लॉ अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वहां बताया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट आप माइनर के साथ करते हो बच्चा, तो पूरी तरीके से व्यर्थ है, उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मान लीजिए मिस्टर ए है और मैं मिस्टर ए से बोलता हूं कि आप मेरी मोबाइल खरीद लीजिए। मेरा नाम हिमांशु सिंह है, मैंने इनसे कहा आप मेरी मोबाइल खरीद लीजिए 5,000 रुपए में। मिस्टर ए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इनकी एज 17 साल 9 महीने होती है, अभी 18 साल के लिए माइनर है। तो फिर मैंने ए से कहा आप खरीद लो, ए तैयार हो जाता। कल को ए पैसा नहीं देता है, कुछ पैसे देते तो कुछ नहीं देता। मैं अगर कोर्ट में जाता हूं तो कोर्ट कहेगा कि आपने एक माइनर के साथ एग्रीमेंट किया और ये एग्रीमेंट बेकार है, व्यर्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर मैं उस बच्चे को पैसा लेने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने उसके साथ एक व्यर्थ एग्रीमेंट किया, और अदालत कहेगा, कोर्ट कहेगा कि आप उस बच्चे को फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुल मिलाकर के माइनर के साथ अगर कोई एग्रीमेंट करेगा तो पूरी तरीके से व्यर्थ है। लेकिन मैंने कुछ बात बताई थी, अगर माइनर है उसकी आवश्यकताओं के लिए हम कोई एग्रीमेंट करते हैं, जैसे उसके खाना, कपड़ा, मकान और शिक्षा, शादी, ऐसे चीजों के लिए मैं कुछ एग्रीमेंट करता हूं तो वो वाइड नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं करता हूं दूसरी चीजों को लेकर के, मोबाइल है, कार है, उसके फैशन को लेकर के है, किसी और चीज को लेकर के, तो बेटा ये एग्रीमेंट वाइड मान लिया जाएगा। ठीक है, तो माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वाइड होता है, इतना याद रखिएगा। ऐसा कौन से केस लॉ में बताया गया है? मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। कहां पढ़ने को मिलेगा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट नाम के टॉपिक में प्लेलिस्ट में लिखा और मैंने अपलोड कर रखा है। चलिए आइए देखते हैं। अब आता है दूसरा, एग्रीमेंट मेड विद अनसाउंड माइंड। अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते हैं किसी अनसाउंड माइंड के साथ, जिसका दिमाग सही नहीं है, जो शराबी है या जिसको दिमाग की कोई बीमारी है, या कह सकते हैं कि जो बचपन से भूलने की आदत है, तो ऐसे लोगों के साथ किया गया एग्रीमेंट बच्चों पूरी तरीके से व्यर्थ है। इसका भी कोई कानून में प्रभाव नहीं पड़ने वाला, ना इस पर कोई सुनवाई होगी। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट इन मैरिज। शादी में रुकावट डालने, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है बेटा रुकावट, शादी में रुकावट डालने वाले ठहराव। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट इन मैरिज, अगर आप किसी की शादी में रुकावट डालते हैं तो ऐसे भी एग्रीमेंट व्यर्थ है, वाइड है, इनका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। चलिए देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, हाँ एक मिनट बेटा, थोड़ा सा वेट करें। चलिए, अगर आप किसी की शादी में रुकावट डालने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी एग्रीमेंट पूरी तरीके से क्या होगा? व्यर्थ होगा। चलिए मान लीजिए मिस्टर ए हैं, कौन है? मिस्टर ए हैं, और मिस्टर बी हैं। अब मिस्टर ए ने बी से कहा कि अगर आप 10 सालों तक आने वाले 10 साल तक शादी नहीं करते हैं तो मैं आपको हर महीने 5,000 रुपया दूंगा। मिस्टर बी ने ए से कहा अगर आप आने वाले 10 सालों तक शादी नहीं करते तो मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, और ए की एज मैं मानता हूं 25 साल हो गई है। अब इस हिसाब से ए 35 साल के हो जाएंगे 10 साल बाद। तो ए ने सोचा, ए ने तो इनसे उस समय हाँ कर लिया, लेकिन कल को ए के घर में रिश्ता आने लगा, घर वाले प्रेशर डालने लगे कि भाई हमको शादी, मतलब हमें तुम्हारी शादी करनी है। तो इसने कहा हम नहीं कर सकते, हमारा बी के साथ एग्रीमेंट हुआ है, 10 सालों तक ये हमें 5,000 रुपया देगा, हम नहीं कर सकते, अगर हम एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो ये हमारे ऊपर केस कर देगा। तो अब मान लीजिए घर वालों के दबाव में आकर के मिस्टर ए शादी करने को तैयार हो जाते हैं, और ये बात मिस्टर बी को पता चलती है। मिस्टर बी कहते तुमने एग्रीमेंट तोड़ दिया है, और ये मान लेते हैं रिटर्न में एग्रीमेंट है, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये अदालत में जब जाएंगे कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगी ये बेकार एग्रीमेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है, पागल नहीं है तुम, मिस्टर ये पागल है क्या, ये बेवकूफी भरे एग्रीमेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऐसे किसी की शादी में रुकावट डालेंगे तो ये व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं, लीगल इफेक्ट नहीं है, कानून में इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी बेटा, इसको हटा दिया जाएगा। समझ में आया? अब सर दूसरे मतलब आप समझें कि जैसे किसी की शादी हो रही है, वहां बम फोड़ दिए तो वो तो अपराध हो जाएगा ना, ऐसे नहीं।
आप किसी की शादी में रुकावट डाल रहे हैं कोई शर्त लगा करके भाई आप शादी मत करिए। जैसे दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए मिस्टर बी ने ए से कहा अगर तुम मिस्टर सी से शादी नहीं करते हो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, तो ये भी वॉइड एग्रीमेंट है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। लॉ कहता है अगर ऐसे शादी में रुकावट डालोगे तो ये व्यर्थ एग्रीमेंट है, इनका कोई मतलब नहीं है। समझ में आया? ठीक है, आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3। तो हमने 3 पढ़ लिया कि अनसाउंड माइंड के साथ कोई एग्रीमेंट करोगे, माइनर के साथ, और शादी में रुकावट डालने वाले एग्रीमेंट करोगे तो ये भी व्यर्थ है, इनका कोई मतलब नहीं। अब अगला आता है एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट इन ट्रेड। अगर आप किसी के व्यापार में रुकावट डालने का एग्रीमेंट करते हैं तो वो भी व्यर्थ है, वो भी वॉइड है, उनका कोई मतलब नहीं है। वॉइड अब एन इश्यू मतलब शुरू से बेकार है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेड में रुकावट डालने, रेस्ट्रेंट पैदा करने का जो हम एग्रीमेंट करते हैं वो वॉइड कैसे होता है। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं और एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, दोनों जो है जनरल मर्चेंट, दोनों जनरल मर्चेंट की दुकान रखते हैं आमने सामने। इनके भी पास किराने की दुकान है, इनके पास भी किराना की दुकान। किराना मतलब जनरल मर्चेंट जहां हम मसाला, चावल, दाल ये सब लेते हैं, ठीक है। अब मिस्टर ए की दुकान जो है कम चलती है, मिस्टर ए की दुकान जो है उतना ज्यादा नहीं चलती। इसका ग्रोथ जो है बेटा, इस पे कस्टमर बहुत कम आते हैं, इस पर नंबर ऑफ कस्टमर बहुत कम आते हैं, जिनसे इनको प्रॉफिट कम होता है। और वहीं बगल में मिस्टर बी की दुकान खूब चलती है, यहाँ नंबर ऑफ कस्टमर बहुत ज्यादा आते हैं, दिन भर में 300-400 कस्टमर, 100-200 कस्टमर खूब खरीद के ले जाते हैं, इनकी दुकान पे नहीं आते। अब ये देखते हैं कि मिस्टर बी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, एक एग्जाम्पल हम लेके आपको बता रहे हैं, और फिर ये मिस्टर बी को ऑफर देते हैं कि अगर आप 2 महीने तक, 2 मंथ तक अपनी दुकान बंद कर दें तो मैं आपको 15 लाख रुपया दूंगा, 15 लाख रुपया दूंगा। ठीक है, मिस्टर ए की दुकान है, बी की भी दुकान है, ए की दुकान कम चलती, बी की दुकान ज्यादा चलती है। अब ए को लगता है कि लॉ इनको ऑफर दे दें। अब मिस्टर ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई अगर आप अपनी दुकान बंद कर लेते हो 2 महीने तक तो मैं आपको जो है 15 लाख रुपया दूंगा, 15 लाख रुपीज में दूंगा। मिस्टर बी तैयार हो जाते हैं, चलो बिना काम किए 15 लाख रुपया मिल रहा है तो क्या बुरा है। अब इन्होंने इनके कहने पर 2 महीने तक दुकान बंद कर दी। मान लेते हैं लाख 2 लाख रुपया, 1-2 लाख रुपया मिस्टर ए ने बी को दे दिया होगा। अब जब 2 महीने बाद दुकान खुलती तो देखते हैं कि बहुत सारे कस्टमर मिस्टर ए के पास आ गए क्योंकि इनकी दुकान बंद थी। अब इसने कस्टमर बना लिए। अब ये कहते मेरा पैसा दो, तो ये कहता कौन सा पैसा? कहते हैं अरे जो तुमने कहा था एग्रीमेंट में, बात हुई थी हमारी, हमने 2 महीने दुकान बंद कर रखी, तो इसने कहा हम नहीं देंगे, ऐसी कोई हमारी बात नहीं थी। मान लो ये मुकर जाता है, ये डिनाई कर जाता है, मना कर देता है भाई हम कोई पैसा नहीं देने वाले आपको। अब ये अगर केस करने जाएंगे तो कोर्ट कहेगा ये बताओ तुम बेवकूफ हो क्या, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे एग्रीमेंट बेकार है भाई, ऐसा एग्रीमेंट नहीं माना जाएगा। मतलब उसने तुम्हारे ट्रेड में रुकावट डाल दी, बाधा पैदा कर दिया, रेस्ट्रेंट कर दिया, तो क्या तुम जो है इनकी बात मान लोगे? ऐसे कोई भी एग्रीमेंट बेटा वॉइड हो जाएंगे जो आप किसी के ट्रेड में रुकावट डालोगे। समझ में आई बात? तो ये एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, ये कानून वहां से हटा देगा। समझ में आया? कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा उस पर। तो यहां पर किसी भी पार्टी का कोई राइट और ऑब्लिगेशन पैदा ही नहीं होगा, ना तो एक को 15 लाख देना होगा, ना तो भी ये इनसे ले पाएंगे। ये बेकार से एग्रीमेंट है बेटा, ऐसे एग्रीमेंट नहीं मान्य होते हैं। लॉ ने स्पष्ट कहा कि ये सब एग्रीमेंट व्यर्थ है। ठीक है, इसको लेके आना मत, दौड़ा के मारेंगे हम तुमको, फालतू कोर्ट का टाइम मत बर्बाद करना। चलिए आइए आगे देखते हैं। आता है अगला टॉपिक, हम 4 समझ चुके हैं, ट्रेड तक का हमने टॉपिक समझ लिया। हम चौथा समझेंगे, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, कानूनी कार्यवाही में, जो कानूनी कार्यवाही होती है बेटा, लीगल प्रोसीडिंग होती है, उसमें भी अगर कोई रुकावट डालेगा तो वो भी वाइड एग्रीमेंट है। अगर कोई कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालने का आप एग्रीमेंट करते हो तो वो भी वॉइड है। मतलब कहीं लीगल प्रोसीडिंग आप करने जा रहे थे, अगले ने कोई ऑफर दे दिया, आप मान गए, तो वो व्यर्थ एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट सही नहीं है। आइए एग्जांपल लेके बात करते हैं। चलिए देखिए एग्जांपल में समझते हैं, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, और सारे बच्चे प्लेलिस्ट में जाएं, दोस्तों को शेयर करते रहें चीजों को, और सब्सक्राइब करें, बताते रहें, ठीक है, और नोट करते रहें। इसको जो मैं नोट बना कर रहा हूं नोट बनाते रहें, ठीक है। देखिए इसको समझिए, मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए ने बी को थप्पड़ मार दिया किसी बात को लेकर के। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया, खींच के 2-3 थप्पड़ मारा, लाल हो गया चेहरा। मिस्टर बी रोते हुए
काफी दुखी चेहरा करते हुए जा रहे हैं FIR कराने। क्या कराने जा रहे हैं? FIR। मिस्टर ए कहते हैं बाद में सोचते करिए FIR कर देगा तो हमारी तो जॉब लगने वाली, गवर्नमेंट जॉब, हम तो बेकार हो जाएंगे या हमको जेल काटना पड़ेगा। तो मिस्टर ए कहते हैं बी से, भैया FIR मत करो। कहता नहीं, तुमने हमें थप्पड़ मारा खींच के, आज तक हमें दर्द हो रहा है, शाम तक दर्द हुआ, हम हल्दी दूध पिए। मिस्टर बी कहते हैं कि हम करेंगे, हमारे सम्मान की बात है। मिस्टर ए कहते हैं मत करो यार प्लीज, 1 लाख रुपया हम तुम्हें देंगे, मत करो भाई, मत करो भाई, 1 लाख रुपया हम आपको दे देंगे। मिस्टर बी कहता है अच्छा ऐसी बात है, नहीं करते। अब बच्चों एक बात आपको पता है, हमारे भारत में एक लॉ बनाया गया, लिमिटेशन एक्ट। क्या बनाया गया है? लिमिटेशन एक्ट। मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की FIR करने या कोर्ट में कोई फाइल करने, कुछ भी करने का एक टाइम होता है। मान लेते हैं लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग FIR करने का टाइम 6 महीने, ऐसा मुझे याद नहीं है, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लिमिटेशन एक्ट में बताया गया, वो तो बदलता रहता कि FIR कितने दिन के अंदर आप कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं। तो मान लेते हैं 6 महीने या 1 साल का जो टाइम था वो बीत चुका है। अब ये 1 लाख रुपया मांगने आता, भैया हमने तो नहीं किया, आपके कहने पर हमारा पैसा दे दो। अब ये कहते कौन सा पैसा? वो कहता भैया आपने तो कहा था, आप थप्पड़ मारे थे, हम जा रहे थे FIR कराने, हमारा दांत टूट गया था उस टाइम पे, और हम आपने कहा था 1 लाख रुपया दूंगा, आप मना कर रहे हैं। वो रोने लगता है, कहता है मैं नहीं दूंगा, ऐसा कोई मेरी बात ही नहीं थी, मैंने तुम्हें कभी मारा ही नहीं था। अब ये कोर्ट में चले जाते हैं, एडवोकेट के थ्रू जो है कोर्ट में जाते हैं, माय लॉर्ड ऐसा हुआ था और हमारे इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो कोर्ट कहेगी बेवकूफ हो क्या भाई, ऐसे एग्रीमेंट कौन करता है, ये वॉइड है, इनको मैंने कहा है कि पहले से इनको लेके मत आओ। तुम पागल हो क्या जो तुम लीगल प्रोसीडिंग में उसने रुकावट डाल दी, तुम मान गए, तुम्हें करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के अगर कोई पर्सन जो है किसी दूसरे पर्सन के साथ लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालता है इस तरीके से, तो वो वॉइड मान लिया जाएगा, वो सही नहीं माना जाएगा। समझ में आई बात? इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, कानून का कोई इसका मतलब नहीं होगा, उसको कोर्ट जो है हटा देगी, कहेगी जय भैया आप जाइए यहां से, इसका कोई मतलब नहीं, बेकार से एग्रीमेंट है। ठीक है, तो ये सब एग्रीमेंट बेटा वॉइड होते हैं, व्यर्थ होते हैं। समझ में आ रहा है? आए तो बेटा लाइक करते रहे। चलिए अब आता है एग्रीमेंट, द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। एक और टॉपिक आ गया कि कोई भी ऐसा एग्रीमेंट आप कर रहे हैं जिसका जो मीनिंग है वो अनसर्टेन है, मतलब मीनिंग ही पता नहीं है बट एग्रीमेंट हो गया तो वो बेकार है। कोई भी आप ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी मीनिंग बेटा अनिश्चित है, क्लियर ही नहीं है, बेकार है, तो ऐसे एग्रीमेंट भी वॉइड होते हैं। एग्जांपल लेके समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा हट जाता हूं इसीलिए, और देखता हूं कि ऐसे कौन से एग्रीमेंट हैं, ऐसा क्या एग्जांपल बनेगा कि जिसमें मीनिंग अनसर्टेन है और वो बेकार हो जाएगा। आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जांपल में 2 व्यक्तियों का नाम लेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए कहते हैं मिस्टर बी से कि भाई मिस्टर बी के पास मान लेता हूं 2 हॉर्स होते हैं। बेटा हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, 2 हॉर्स होते हैं। सर आपने बता दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, हॉर्स का मतलब घोड़ा। ठीक है बेटा इनके पास 2 हॉर्स हैं, एक ब्लैक है और एक व्हाइट हॉर्स है, सफेद घोड़ा। अब ये मिस्टर ए को पता है कि मिस्टर बी एक घोड़ा बेचना चाहते हैं, इन्होंने सुना था, ये नहीं पता था कौन सा घोड़ा। ये जाते कहते हैं मुझे आपका घोड़ा खरीदना है, हॉर्स खरीदना पसंद है। ये कहते हैं 5 लाख रुपए में मैं घोड़ा खरीदूं बेचूंगा, क्योंकि मेरा घोड़ा जो है काबुल से आया है, रेस में नंबर 1 का है। ये कहते ठीक है, डन, डील डन। घोड़ा ले जाना होता, ये ब्लैक वाले घोड़े का जो है रस्सी निकालने लगते हैं। वो कहता है ना 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 ना, व्हाइट वाले का। तो ये कहते हैं नहीं भैया, आपने कहा था हम बेचेंगे, उसने कहा था कि भाई हम व्हाइट वाला बेचना चाहते हैं, वो कहता हम तो ब्लैक वाला लेने आए। तो मीनिंग तो क्लियर ही नहीं थे ना, पहले से मीनिंग पता होनी चाहिए ना कि किस चीज के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। अगर मान लो कल को कोर्ट में जाएंगे तो लॉ कहेगा भाई मीनिंग तो क्लियर होनी चाहिए आपकी, ये तो बेकार एग्रीमेंट है, इनको क्यों लेके आके मेरा टाइम बर्बाद करते हो भाई। तो कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जहां पर मीनिंग क्लियर ही नहीं है बच्चा, वो बेकार एग्रीमेंट है, वाइड एग्रीमेंट है, इनका भी कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। ये मतलब इनका शुरू से जब ये एग्रीमेंट हुआ तभी से लॉ की नजर में बेकार मान लिए जाएंगे। ना तो इनका कोई ऑब्लिगेशन ड्यूटीज राइट आएगा, ना तो इनकी कोई ऑब्लिगेशन या ड्यूटीज राइट आएगी, ना तो इन्हें कुछ देना होगा ना तो इन्हें कुछ देना होगा। ये बेकार से एग्रीमेंट है। बाद में फिर से ये ऑफर दे कि भाई मैं ब्लैक वाला बेचूंगा, खरीदोगे क्या, अब ये राजी हो जाए तो वो लीगल एग्रीमेंट है। बट जहां पर मीनिंग ही नहीं क्लियर थी और तुम एग्रीमेंट कर लेते हो दोनों, तो वो बेकार एग्रीमेंट है। समझ में आई बात बच्चों? चलिए आइए आगे देखते हैं। अब हमने इतने पॉइंट पढ़ लिए, माइनर वाला, अनसाउंड माइंड वाला, मैरिज वाला, ट्रेड वाला, लीगल प्रोसीडिंग वाला, और मीनिंग जिसकी अनसर्टेन है। अब आप देखते हैं एग्रीमेंट बाय द वे ऑफ बेगर।
हमने बताया था वाइड एग्रीमेंट शुरू करते ही कि भाई अगर आप जुआ खेलते हैं, जुए का एग्रीमेंट करते हैं, सट्टे का एग्रीमेंट करते हैं, तो उनका भी एग्रीमेंट बेकार है, उनका भी कोई मतलब नहीं है। आप कोर्ट में जाएंगे दौड़ा के मारेगी कोर्ट, समझ में आई बात, और उसको सुनवाई भी नहीं करेगी, उसका टाइम मत जाया करिए। तो जुआ सट्टा ऐसे कोई एग्रीमेंट हो गए बेटा ना, स्पेकुलेशन वगैरह, तो ये सब बेकार एग्रीमेंट है। तो बेकार मतलब होता है जुआ, ठीक है। अब आता है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। अगर आप कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करते जो इम्पॉसिबल है करना, तो वो भी एग्रीमेंट बेकार है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं क्या एग्जाम्पल बन सकता है, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल जरूर बेटा एग्जाम में लिखा करिएगा, हर टॉपिक के नीचे नंबर मिलेगा, एग्जामिनर को पता है कि आप एग्जाम्पल लगा रहे हैं तो पढ़ के आए होंगे। चलिए देखते हैं। मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं। मिस्टर ए बी से कहते हैं कि अगर तुम अपनी जादुई शक्ति से, मैजिक से, जादुई शक्ति से, मैजिक से बारिश करा दो, आज पानी गिरा दो, बारिश नहीं हो रही बारिश करा दो। थोड़ा मेरी इंग्लिश जो हिंदी खराब है बेटा, सॉरी यार, बारिश करा दो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर आप अपनी जादुई शक्ति से बारिश करा दो तो मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा। मिस्टर ए बी से कहते हैं, ठीक है। बी को थोड़ा बहुत जादू पता थी, लेकिन बी कोशिश करते, मार मंत्र जान मारते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती, क्योंकि ऐसी कोई चीज तो हो ही नहीं सकती। तुम भगवान तो हो नहीं या नेचर तो हो नहीं, बारिश करा दोगे। थोड़ा बहुत मानते हैं, तंत्र मंत्र जानता था, लेकिन इसके पास इतना आइडिया नहीं था, और ये मान जाता है जोश जोश में, हाँ हाँ ठीक है। अब कल को बी नहीं करा पाते बारिश, और ये कहता है कि भैया मेरा पैसा दे दीजिए, क्योंकि आपने कहा था कि जादू से बारिश कराएंगे, नहीं हो रहा था, अब मुझे आप दे दीजिए। अब ये एग्रीमेंट बेकार है, क्योंकि ऐसे कोई एग्रीमेंट बेटा जो असंभव कार्य करने के लिए जो कभी हो ही ना सके, वो भी एग्रीमेंट बेकार है, उनका कोई मतलब नहीं है। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए ए कहता है बी से कि आप अगर समुद्र को पार करके तैर करके लंदन चले जाते हैं, मान लीजिए अगर आप समुद्र को पार करके तैर करके लंदन चले जाते हैं, बहुत बड़ा तैराक होता है मैं मानता हूं, तैर करके लंदन चले जाते हैं, तो मैं आपको जो है 5 लाख रुपया दूंगा या 5 करोड़ दूंगा। बी रेडी हो जाता, बी को लगता है कि हम पार कर जाएंगे, हमने तो 20-20 किलोमीटर पार किया हुआ है, हम पार कर जाएंगे। अब बी मान जाता और कहता अगर नहीं कर पाए तो हम 5 लाख रुपया लेंगे। तो बेटा यहां पर इम्पॉसिबल काम करने की बात है, ये समुद्र पार करना आसान नहीं है। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हैं, हाथ से ट्रेन रोकने का काम, बिजली के तार पकड़ने का काम लाइट रहने पर, यह असंभव काम है बेटा। तो ऐसे एग्रीमेंट बेकार है, लॉ इसका कोई मतलब नहीं रखता। लॉ कहता दिस इज अ वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग, ये शुरू से ही बेकार है, इनका कोई मतलब नहीं है, वॉइड एब एन इश्यू। तो कोई भी इम्पॉसिबल काम करना, माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट, पागल के साथ कोई एग्रीमेंट, मतलब अनसाउंड माइंड के साथ, किसी की शादी में रुकावट डालना, व्यापार में ट्रेड में रुकावट डालना, लीगल प्रोसीडिंग में रुकावट डालना, सट्टेबाजी जैसे काम, ये सब स्पष्ट रूप से व्यर्थ बताए गए, इनका कोई मतलब नहीं है। तो बच्चों आज छोटा टॉपिक था, कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट के बाद बेलमेंट एंड प्लेज। बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। आज की क्लास में इतना ही, देखिए और बने रहिए हमारे साथ, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।